बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपने तो मेरे ख़्याल से सीएम साहब ने आपके सामने इस वक्त की जो सिचुएशन है जमशुद्दा अजला और खैबर पख्तूनख्वा की, वो आपके सामने रखी। इसके साथ हमारे फॉर्मर एम्बेसडर साहब ने, आईजी इम्तियाज़ गुल साहब ने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, और उसके साथ आमिर राना साहब और आमिर रज़ा साहब। मेरे ख्याल से उनकी बात तो क्योंकि बड़े टेक्निकल अंदाज में और जो एक्सपर्ट है इस इशू के ऊपर उन्होंने बात की, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके सामने 3-4 हिस्सों में बात करना चाहूँगा। एक तो ये हमेशा ये होता है हमारे पाकिस्तान में कि जब क्राइसिस पैदा होने लगता है या आपको लग रहा होता है कि ये इशू इसके बाद क्राइसिस की तरफ बढ़ के आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, तो उस वक्त जब आप बात करते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है तारीख़ के ऊपर, और वो अवामिल उन हालात के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती कि किससे दहशतगर्दी या अमन व अमान की सूरत हाल किस तरह बिगड़ी, इसने जन्म लिया, होता क्या है, फिर डिबेट शुरू हो जाती है हमारी जंग थी कि हमारी जंग नहीं थी। लिहाजा मैं 4 हिस्सों में आज आपसे बात करूंगा। पहला, और पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि इसको सुने, और मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ना करे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी ज़िले में बाजोड़ वज़ीरिस्तान में आग लगेगी तो इस्लामाबाद और कराची भी उसकी तपिश महसूस करेगा। तो आप न सिर्फ हमें सुने बल्कि हमारे साथ फिर आवाज़ भी उठाए। तो 4 चीज़ें। एक ये, मैं 1979 अफ़गान जिहाद उसके ऊपर नहीं जाता। 9/11 के बाद किस तरह यहाँ पे जंग शुरू की गई और कितने हमने जनाजे उठाए, वो क्या अवामिल थे और क्या झूठ बोला गया। फिर उसके बाद एक अमन का मरहला आता है, फैज़ आता है, जब यहाँ पे लोग काफ़ी अरसे बाद अमन से रहते हैं, एक वो फेज़ है। तीसरा, जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान से विड्रॉल होता है, एक वो मरहला है। और चौथा, आज की सिचुएशन जो कि हमारे मुस्तक़बिल का तयन करेगी। तो इन 4 हिस्सों में आज आपसे बात करूंगा। मैं सीधा आता हूं टाइम ज़ाया किए बगैर 9/11 के ऊपर। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब गवाह हैं कि 9/11 पाकिस्तानियों के सरों पे क्यों गिरा। उसमें तो कोई भी पाकिस्तानी मुलविस नहीं था, इसीलिए हम कहते हैं कि जंग हमारी नहीं थी। लेकिन जब एक फ़ोन कॉल आपको आता है और आप अमेरिका के सामने लेट गए और उनकी जंग का हिस्सा बन गए, फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, तो ये जंग फिर उसके बाद हमारी बनी, हमारी जंग नहीं थी। 9/11 के बाद पहले आप अमेरिका की इत्तेहादी बने, ओ भाई आप इत्तेहादी बनी। फिर उसके बाद आपने ये किया कि यहां पे दहशतगर्दी शुरू हो गई। जब दहशतगर्दी शुरू हो गई तो फिर अमेरिका के कहने पे, मतलब अगर मेरी जंग है तो मैं अमेरिका के कहने पे इस पे क्यों शामिल हो जाऊं, मैं उनके कहने पे क्यों ऑपरेशन करूं। 2004 में जब पहला ऑपरेशन हो रहा था, और उस वक्त मुझे याद है इमरान खान ने 9/11 के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप सब भी उसको देख लें, आपको अंदाजा हो जाए कि पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये जो आपकी पॉलिसी बननी जा रही है ये आपको तबाह कर देगी। वो डॉक्यूमेंट्री थी इस्लाम, पाकिस्तान एंड इस्लाम थ्रू द आइज ऑफ इमरान खान। ये आज भी मौजूद है, तकरीबन घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आपको बताया गया कि जब अमेरिका के आप इत्तेहादी बनने जा रहे हैं तो किस तरह यहाँ पे दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, यहाँ पे नफरतें भी पैदा होगी, यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमीन खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, जिससे हमारा नुकसान होगा। उस वक्त बात नहीं सुनी गई। 2004 में जब पहला वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था तो उन इलाकों की कुछ रिवायात है, उनसे वो बात हो सकती थी। उन लोगों ने आपसे कोई बात की, मैं मसूद ट्राइब की बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि आपने कुछ नहीं सुना, फैसला हो चुका था और आपने ऑपरेशन किया। फिर सिलसिला कहाँ पे बढ़ा, 2004 में ऑपरेशन किया वज़ीरिस्तान में, फिर वज़ीरिस्तान में दोबारा ऑपरेशन किया, बाजोड़ में ऑपरेशन किया, खैबर में किया, मोमन में किया, कुरम में किया, औरंगज़ेब में किया, स्वात में किया, बाजोड़ में किया, आपने फिर बुनेर में किया, दिर में किया, पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक आपके ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता गया। यहाँ तक कि जब आपने आखिरी फैसला किया पीएस के बाद तो आपको रद्दुल फसाद करना पड़ा, जिसका मतलब पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े ऑपरेशन करना था। हुआ क्या, 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया, 7,000 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जवान है। $120 बिलियन हमने अपना इकोनॉमिक लॉस किया, हमारा कारोबार तबाह,
और ड्रोन हमले भी शुरू हो गए। अगर आप इत्तेहादी हो तो किस तरह एक घर पे, मतलब मैं किसी का इत्तेहादी बना, मेरी सरहद की पामाली करके, न सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई सरहदों की पामाली करके, मेरी मर्जी के बगैर वो यहाँ पे ड्रोन हमले भी करते हैं। 365 ड्रोन हमले हुए, उससे पहले बल्कि 400 टोटल ड्रोन हमले हुए इन 10-15 सालों में। आपकी ज़मीनी सरहदों को और फ़िज़ाई सरहदों को पामाल किया गया। अब यहाँ पे आते कि ये हुआ क्यों। असल में एक, अगर हम काम करें आसान, और मैं अपनी जो मलाकन डिवीज़न में अब जब ये लहर आई तो मैं जब लोगों को अवेयरनेस दे रहा था, उनसे बात कर रहा था, और जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि फ़िलहाल तक हम बच गए, तो उसमें एक चीज़ करें आप, मैं आपको भी कहता हूँ, आप अमेरिकन एम्बेसी से तो 9/11 के बाद और उससे पहले की मुलाकातें हैं 2008 तक, आप वो पढ़िए, आप डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानियों से किस तरह झूठ बोला गया, झूठ की बुनियाद पे इस जंग का आगाज़ हुआ। और उसमें होता क्या है, मेरे पाकिस्तानी में आपको 2-3 चीज़ें आपके सामने रख लेता हूँ। 2002 में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बन रही है, MMO की हुकूमत आई, ज़रा उससे पहले आप अमेरिकन सिफारत खानों में मुलाकातें देखें कि हमारी हुकूमतें भी कैसी बनाई जाती है, कि उस वक्त ज़रूरत क्या है। फिर 2008 की जब वफाकी और सूबाई हुकूमत बन रही थी, तो ज़रा सुनिएगा, दोनों रहनुमा, एक कौमियत के नाम पे सियासत करने वाले और एक वफाक में सियासत करने वाले, जो सूबे और वफाक दोनों में हुकूमतों में फिर इत्तिहादी भी आ गए, वो 8 से पहले अमेरिकन सिफारत खानों में कितनी मुलाकातें करते हैं, किस तरह डॉलर्स की ऑफर होती है, किस तरह कहाँ पे कितने ऑपरेशन करेंगे, और फिर उनके पास जाके ये भी कहते हैं कि ये जो फ्लॉप पार्टी है वो उनके नजरियात उनसे मिलते हैं, हम आपके नजरियात से इत्तिफाक करते हैं, इसलिए हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर फौज के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर अपने इदारों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, मुत्तहिद होते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि बस चीज़ें तो ठीक हो गई, हमें CIA का एक विजिट कराए इलेक्शन से पहले। अमेरिका में CIA हेडक्वार्टर का एक विजिट कराए, डॉलर्स की भी बात हो गई, यकीन दहानी भी कराई गई कि मजीद ऑपरेशन करेंगे, मतलब मजीद लोगों को मारेंगे। जब हुकूमत आ गई तो अमेरिका के पास जाके हुसैन हक्कानी, जो आज बड़ा चहीता बना हुआ है, उनकी मौजूदगी में जरदारी CIA डायरेक्टर जब कहता है कि ड्रोन में आम लोग मर रहे हैं, तो वो कहता है कि मरने दो, तुम्हें क्या परवाह है, हम संभाल लेंगे, मीडिया की फिक्र ना करो, मारो, मजीद मारो इनको। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब आपकी हुकूमत ऐसी बनती हो, जब डॉलरों की आप पूजा करते हो, तो इस पे मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, सिंपल बता दूं, झूठ बोलना छोड़ दे, कौम के साथ सच बोलना शुरू कर दे, आजाद खारजा पॉलिसी खुददारी पे शुरू कर दे, किसी के कहने पे आप जंगे मत छेड़े, किसी के कहने पे अपने कौम को ईंधन मत बनाए, किसी के कहने पे आपके लोगों के ऊपर जो जनाजे उठते हैं उनको ओन मत करे। मदरसे पे बमबारी होती है, 70 बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते शहीद होते हैं। मुझे आज भी याद है, बलूचिस्तान एक तकरीर मुकाबले के लिए मैं उस दिन जा रहा था यूनिवर्सिटी से, जिस दिन बाट रोड पे ये ड्रोन हमला हुआ, 70 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट और हमारे इदारे क्या कह रहे थे कि बहाने ढूंढ रहे थे कि ये हमने किया है, बाद में हक़ाइक़ सामने आए। तो एक सच बोले, आज़ाद पॉलिसी रखे, किसी के कहने पे आप ये चीज़ें न करें, पहले तो ये शुरू कर देना, बाद में आपके मामला ठीक होंगे। अब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज़ आता है, और इसमें आपको मैं फिर रिकमेंड कर दूंगा कि जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिका में और दुनिया में, सिस्टम क्या है कि हमारे कुछ भी आपको मुतालिया पाकिस्तान में जो बताया गया वो आपकी तारीख है, जो आप लोगों को किताब, किसी भी किताब, किसी मीरट की, वो आपकी तारीख है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आता। हम कभी हक़ाइक़ लोगों के सामने नहीं लाते कि कौन सी जंग में हम किस तरह गए थे, क्योंकि पहले क्या था, 1979 में मुजाहिदीन थे, 9/11 के बाद अमेरिका जिसके कहने पे आपने जिहाद शुरू किया था, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, आपने कहा कि दहशतगर्द है। 20 साल आपकी मुजाहिदीन, फिर आपके दहशतगर्द, फिर अमेरिका के कहने पे उधर जिहाद, इधर अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन। इस तरह नहीं चलता, इस तरह कौमें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह लोगों को ईंधन नहीं बनाया जाता। तो एक काम करे, हर 20 साल बाद, 15 साल बाद अमेरिका और यूरोप, इन ममालिक के काम है कि ये अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो मुख्तलिफ फैसले होते हैं, वो डिक्लासिफाई करते हैं। तो दहशतगर्दी के हवाले से जितने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब पढ़िए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका इसमें क्या किरदार था और इससे क्या हक़ाइक़ आपके सामने थे। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता क्योंकि मुझे हर पॉलिटिशियन का और हर इदारे के सरबराह की तमाम मुलाकातें याद है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने रखूँ। अब मैं आ जाता हूँ दूसरा फेज़। ये फेज़ हो गया,
फिर उसके बाद एक और फेज आता है कि पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ कि अमन आ गया, इमरान खान की हुकूमत है, एक ड्रोन हमला नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं होता, कहीं पे आप धमाके और ये चीज़ें नहीं सुनते। आप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं ज़रा, कि आपका वज़ीरिस्तान के रास्ते से और बाजोड़ के रास्ते से भी आपने आगाज़ करना था। वज़ीरिस्तान के रास्ते आपका अफगानिस्तान से ट्रेड शुरू हो जाता है, आप वहाँ पे नए रूट्स जो है वो खोलना शुरू कर रहे थे। कादरी साहब यहाँ पे बैठे कि खैबर से कितने ट्रक्स आपके जाने लगे और किस तरह आपका यहाँ पे बिजनेस बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया। अच्छा, ये कौन से टाइम पे हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जब अशरफ गनी की हुकूमत है। मीन्स कि हमारा जो पूरा नेशनल नैरेटिव आप उन दिनों का देखें कि अशरफ गनी प्रो इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया उनकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे EU डिसइंफो लैब, अब इतने अटैक्स हुए, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती थी बार बार मीडिया पे, और आपके ऊपर इसके ऊपर सेमिनार्स भी होते थे, ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलती थी। उस दौरान कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, ट्रेड बढ़ रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई ड्रोन हमला नहीं हो रहा, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। मलाकन डिवीजन में सिर्फ ईद के 3 दिनों में, आखिरी ईद जब इमरान खान की हुकूमत हटाने से पहले 3 दिनों में 60 बिलियन की आपकी टूरिज्म इकनॉमिक एक्टिविटी हुई। 3 दिनों में 60 बिलियन स्वात और मलाकन आ गया, टूरिज्म में इजाफा हुआ। आपके बाजोड़ पे और वज़ीरिस्तान में नए टूरिज्म इलाके भी आप ढूंढने लगे, आपके 20-25 नए टूरिज्म स्पॉट्स आपने खोल दिए। UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर तय किया, दहशतगर्दी से जाने लगते थे, अब टूरिज्म पे पहचाने जाने लगे। आपने वहां पे स्पोर्ट्स, आपने ट्रेड, आपने रूट्स खोले, आपने बिजनेस बढ़ा दिया। बल्कि मेरे पास खुद कम्युनिकेशन की वजारत थी, चाइना ट्रक जाना शुरू हो गए। और मैं उस पर आता हूं कि जब अमेरिका का विड्रॉल हो रहा था तो उस वक्त हमने क्या कुछ किया था। एक और चीज हो गया कि पहली दफा फाटा में कोई 4 साल पहले यहाँ पे धमाके नहीं हो रहे थे, अमन अरसे बाद देखा था लोगों ने। हालांकि आपको उनकी अभी रिहेबिलिटेशन करनी थी, क्योंकि 20 साल जब आपने पहला ऑपरेशन किया था 2004 में, तो 17-18 साल मसूद ट्राइब, दिए खान टांग और कराची में रह रहा था, वो वापस नहीं गया था। मीराली और मीरान शाह के बाजार तबाह हो चुके थे, उसकी अभी आपने रिहेबिलिटेट करना था। बाटोड़ में जो जनाजे उठे थे, जो नुकसान हुआ था, जो बाजार तबाह थी, वो अभी आबाद नहीं हुई थी। तीरा खैबर एजेंसी में अभी वो रिहेबिलिटेशन आपने करनी थी। कुर्रम और औरंगजेब के बाजार आपने अभी बहाल करने थे। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, अमन बरकरार, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू, उनको वापस बुलाना शुरू, फिर यहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है। प्रोविंशियल असेंबली में पहली दफा 70 सालों में फाटा के लोगों को नुमाइंदगी मिलती है। 70 सालों में पहली दफा हर वैलेट कौंसिल की सतह पे फाटा में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज मतलब जड़ से हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, हर गांव में निकल रहे हैं, कोई धमाका नहीं, कोई चीजें नहीं। आपने वहां पे इंटरनेट की बहाली के ऊपर काम शुरू किया, फाइबर ऑप्टिक बिछाना शुरू कर दिया, टेलीफोन जो नेटवर्क थे या बाकी मोबाइल नेटवर्क थे उनको वहां पे ले जाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, रिजीम चेंज ऑपरेशन आता है। बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले एक और फेज आता है, अफगानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल। अभी इम्तियाज साहब ने एक बात की, इम्तियाज गुल साहब ने, कि क्या पता नहीं था हमारे इदारों को कि जब अमेरिका ऐसे जाएगा तो यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी और उस वक्त क्या होगा। मैं इस पे बात करने से पहले 2-3 चीज़ें बताऊँ, खतरात क्या थे जब अमेरिका जा रहा था। पहला कि जब वो यहाँ पे जाएगा तो क्या अफगानिस्तान में खला क्रिएट होगी, और यहाँ पे कोई खला जब क्रिएट होगी तो क्या खाना जंगें शुरू होगी, और अगर खाना जंगें शुरू होगी तो उसका पाकिस्तान पे असर क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हुकूमत एक का क़याम होता है, चाहे वो तालिबान का है किसी और का है, तो फिर उसके बाद उसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। जिस तरह नज़रियात की आइडियालॉजीज़ की भी बात हुई कि यहाँ पे जब उनकी हुकूमत आई तालिबान की, तो यहाँ पे मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ तो फाटा वगैरह में थी, जिस तरह जश्न मनाए गए थे। तो दूसरा इसका क्या होगा। तीसरा कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अमेरिका कभी शिकस्त और हार नहीं मानता, हारता हमेशा है, मानता नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि ब्लेम गेम शुरू होगा, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, और जब इल्ज़ाम लगाए तो उससे पहले नैरेटिव बिल्डिंग भी शुरू कर दिया था उन्होंने कि किस तरह शिफ्ट करना है, ब्लेम गेम शुरू करना है, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम शिफ्ट करना है, और फिर सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर।
इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया था। एक ये था, हमारी क्या तैयारी थी जब हमारी हुकूमत इमरान खान की, उस वक्त ये तैयारी थी कि जो अमेरिका और यूरोप ने सोचा था, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने सोचा था, इमरान खान ने उनका बयानिया तहस नहस कर दिया। उन दिनों में 1-2 महीने मुसलसल इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे रहे, कालम भी लिखे, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में CNN, BBC वगैरह को इंटरव्यूज़ दे, पहले से बता दिया कि अमेरिका ये जंग में जाना गलत था, लोगों को मारना गलत था, पाकिस्तान का हिस्सा बनना गलत था, 80,000 हमारी जानों का नजराना दिया, इतने ड्रोन हमले हुए, इतने हमारे इकनॉमिक लॉस हुआ, ये तमाम चीज़ें इमरान खान ने बताना शुरू कर दी। तो उनका जो बयानिया बनना था उसको तो तहस नहस कर दिया। दूसरा एक और पेश, मुझे याद है कि जब तारीख का ऐलान हुआ कि अमेरिका जाएगा, तो मेरे पास कम्युनिकेशन की वजारत थी और मैंने एक सेल बनाया था वहाँ पे। आप संजीदगी कारण देखें उस वक्त की हुकूमत का, कि हमारा रशिया के साथ MOU तैयार हो चुका था, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन ममालिक के वफूद बार बार पाकिस्तान आ चुके थे। वे डू लिंक पे मेरी भी उनके साथ मीटिंग हो चुकी थी। मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो बहुत कुछ हो रहा था। फिर 8-10 वज़रा की एक टीम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तैयार की, और हमारी मनसूबबंदी क्या थी, मुझसे कभी कभार मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी साहब भी पूछते थे, जफर हसन साहब थे उस वक्त, उनके सर आप तो रोज़ मीटिंग करते हो कि जब अमेरिका जाएगा तो पेशावर की सखानी बाजार एक दफ़ा फिर तारीख की तरह यहाँ पे इकनॉमिक हब बनेगा, ये रूट बनेगा, ये दरवाज़ा बनेगा सेंट्रल एशिया के लिए। क्योंकि अगर आपने गवादर जाना है, कराची जाना है, जिधर भी जाना है, आपने पेशावर से होके जाना है। पूरा फाटा में रोज़गार और तरक्की का एक दौर शुरू हो रहा है। हमारी जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ थी कि हमने चाइना के साथ जो बाकी सेंट्रल एशियन की ममालिक है, यहाँ पे रूट क्या होगा, जलालाबाद तक हमारी सड़क 90% कंप्लीट हो गई। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें हो रही थी क्योंकि हमें एक रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा था कि अमन होगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी, हम ये करेंगे। लेकिन होता क्या है सर, और इन दिनों में इमरान खान ने जब हुकूमत हटाई जा रही थी, उससे एक हफ्ते पहले भी तमाम आलिम इस्लाम के OIC मुमालिक बुलाए, और बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि अफ़गानिस्तान की और इनकी मदद कैसे करनी है, इनको किस तरह हमने अकेले नहीं छोड़ना, वहाँ पे खुराक की किल्लत है, उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, इंसानियत की बात हो रही थी। और उस वक्त क्या हुआ कि जो हमें फंसाना चाहते थे, उन दिनों में 2 महीने में पाकिस्तान की हर जगह पे दुनिया ने तारीफ़ें की, पाकिस्तान को खतूत भी भेजे कि किस तरह अमेरिका की विड्रॉल के हुआ, और फिर जब अफगानिस्तान में क्राइसिस आने वाला था तो उसमें पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। एकदम से क्या हो गया कि पड़ोसी भी दुश्मन, दहशतगर्दी भी शुरू, हालात भी ख़राब। होता क्या है, रिजीम चेंज ऑपरेशन। और रिजीम चेंज ऑपरेशन का मैं आपको बताता चलूँ, 2 महीनों का मैं सिर्फ नाम लूँगा, मैं उसकी डिटेल नहीं बताऊँगा, नाराज़गी बहुत होती है, सिर्फ महीने का नाम लूँगा, समझ आ जाएगी। होता क्या है कि इमरान खान की हुकूमत को जब हटाने का फ़ैसला होता है तो उससे पहले जून-जुलाई में एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है, और उसमें जो थे वो ज़रा वो प्रेजेंटेशन याद कराए कि वो प्रेजेंटेशन दिए किसकी तरफ से थे, और उसमें अमेरिका के साथ ज़्यादा ताल्लुकात कैसे रखने हैं, या हमने किस ब्लॉक में जाना है, और अमेरिका की यहाँ के जाने से के बाद क्या क्या चीज़ें होगी। और उसमें यह भी कहा गया, अभी इमरान खान की हुकूमत थी, कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, वो तो इसे अमेरिका को और इन सबको नाराज़ कर देते हैं। अब हुआ क्या कि उन दिनों में जब ये हम तैयारी कर रहे थे, तो उन दिनों में अड्डे देने की एक ख़बर में बैनुल अक़वामी जरीदे में ख़बर आती है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं, हुकूमत ने नहीं, किसी और ने कमिटमेंट भी दी है। और फिर उसके 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद इमरान खान से इंटरव्यू होता है, और इमरान खान को कहते हैं कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे। खान साहब कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जो मंजरनामा था वो आपके सामने आ गया कि किस तरह बैनुल अक़वामी ताकतें, अमेरिका, हैंडलर्स, आलाकार, सहूलतकार, ये सारे मुयस्सर आए और इमरान खान की हुकूमत हटाई गई। अब जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई तो खान साहब ने पहले महीने में बार बार आपको कहा, और उससे पहले एक और चीज़ आप सुने, अक्टूबर भी बहुत अहम है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में, कि उसमें भी कुछ फैसले हुए थे और किसी के ताकतवर शख्स के कुछ दौरे भी हुए थे।
और उसमें भी कोई कमिटमेंट्स हुई थी। तो फिर जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई तो खान साहब ने पहले महीने में कहा कि यहाँ पे हालात इकनॉमिक भी आपकी ख़राब हो सकते हैं और यहाँ पे अमन व अमान की भी। मई में पहली दफ़ा, और मैं मौजूदा सूरत की तरफ आके अब बात ख़त्म कर दूँगा, मई में इस तरह हुआ कि जब हमने देखा कि कुछ इनकी सरगर्मियाँ हो रही है तो पहली दफ़ा मैंने इसके ऊपर बात की तो सब ने मजाक उड़ाया कि यार आप तो हर चीज़ ठीक है, ये कहाँ से बात कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है इसको बात करने की। तो फिर जून जुलाई में ये हुआ कि हमें कुछ सरगर्मियाँ नज़र आई और हमने 4-5 सवाल पूछे। सवाल इसलिए पूछे कि पाकिस्तान में कोई भी आप बात करो ना, मुल्क की मफाद की भी सीज़न चलता है कि कब किसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगने हैं, किसके ऊपर बगावत के फतवे लगने हैं, एक सीज़न चल रहा होता है। तो एक सीज़न चल रहा था हमारा, तो लिहाजा मैंने सिर्फ सवाल पूछे। सवाल पहला ये पूछा कि ये बॉर्डर पे तो बाढ़ लगा है, तो जब बाढ़ लगा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है, और अगर बाढ़ है जिस पे हमने अरबा रुपए लगाए हैं तो ये सरगर्मियाँ कहाँ से हो रही है, और क्या जुलाई में आपके इम्पोर्टेड हुकूमत का और किसी और का कोई विजिट हुआ है अफ़गानिस्तान में, अगर हुआ है तो क्या कमिटमेंट्स हुए हैं। मासूमाना 5-6 सवाल पूछे। उन सवाल का जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर FIRs भी हुए, गद्दारी के फतवे भी लगे। सवाल एक से पूछता हूँ, दूसरे के हुलिये में बंदे भी सामने आ गए, दूसरे सवाल पूछने लगा तो ये सामने आ गए। यहाँ तक कहा गया कि झूठ बोल रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके, और मैं क्यों झूठ से शुरू किया था, इनके झूठ से, और इनके झूठ पे अब मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ कि ये जंग जब झूठ पे हो, जब आपके तमाम मामला झूठ पे हो, जब गुलामी पे हो, जब आप किसी और के अलाकार बनते हो, जब डॉलरों के लिए आप काम करते हो, तो फिर आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। इसका एक ही तरीका है और मैं सोल्यूशन भी आपको देता हूं। हुआ क्या, फिर मैंने 2 सवाल और पूछे कि क्या आपने अमेरिका रिजीम के ऑपरेशन में कोई ये वादा भी हुआ है कि आपका एयर स्पेस एक दफ़ा फिर इस्तेमाल होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। 400 ड्रोन हमले आपके टाइम पे हुई थी, इमरान खान ने तो इजाज़त नहीं दी थी, लिहाजा एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोई कमिटमेंट हुई है या इस्तेमाल हो चुका। दूसरा कि क्या अमेरिका को अड्डे देने की आपका कोई मुआहदा हुआ है या होने जा रहा है। वजह कि अमेरिका कभी भी यहां से निकलता नहीं। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान, मैंने उस वक्त कहा था कि CPEC का दरवाज़ा है, चाइना को रोकना है, फिर इसके साथ साथ आपका रशिया, फिर आपकी ताकत है, फिर यहाँ पे अपना असर रसूख कायम रखना, तो ये तमाम चीज़ें शुरू हो गई। फिर जब ये सवाल पूछे तो एयर स्पेस का और ड्रोन हमलों का भी सवाल पूछा, अड्डों का भी सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आता है और ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है। ISPR प्रेस रिलीज में कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है और हालात बिल्कुल ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर कराची में खड़े होके कहता है कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, अमन व अमान के हालात ठीक है। लेकिन जब हमने सरगर्मियां देखी तो मैं वाज़ेह तौर पे उस वक्त भी पैगाम दे चुका था और आज भी दे रहा हूं, ना हमने इनकी ट्रैप में आना है ना उनकी ट्रैप में आना है, ना हमने इनके लिए इस्तेमाल होना है ना उनके लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जो स्वात मलाकन डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा हमने अपने हाथों से बनाया था, जो हमने अमन हासिल किया है, हम अपनी नज़रों के सामने किस तरह उसको तबाह होता देख सकते हैं, तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत ने साथ नहीं दिया, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ISPR सब ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, किसी ने साथ नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने मलाकन डिवीजन के लोगों के पास गए, लाखों की तादाद में लोग आए, लोगों ने एक पैगाम दिया कि हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, आप अमेरिका के गुलाम होंगे, डॉलर के गुलाम होंगे, हम नहीं होंगे। और फिर क्या होता है मेरे पाकिस्तानियों, फिर उसके बाद राब्ता होता है। 12 अगस्त को कहा जाता है कि 48 घंटे में ये वापस चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में फिर आ जाते हैं। तो क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि गए कैसे, आए कैसे, और फिर मीडिया से भी सवाल करता हूं। मेरा मीडिया, मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं। उस वक्त क्या है कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने मीडिया को 10 दफ़ा मुखातिब करके कहा था कि याद रखिएगा, जब हम मुजरिमों की फहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं, उस मुजरिमों के फहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पाँव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर ये है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया, मेरे लिए ये खबर है।
मेरे लिए खबर ये नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे पता था, मैंने ये भी कहा था कि आप इसका तहरीक इंसाफ को, तो जब आपकी सोच ये हो मुल्क की कि हमने साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करना है, हमने बलूचिस्तान में वो जो लोग हैं उनको साथ मिलाना है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे इमरान खान का मुकाबला नहीं है, लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर पॉलिसीज हो, इसके ऊपर पॉलिसीज हो तो आप कर सकते हैं। और फिर ब्लेम किसके ऊपर डाले? 10 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रही थी? तो बॉर्डर मुझे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको अमन दिया था, खुशहाली दी थी, ट्रेड दिया था, रोजगार दिया था, सेहत कार्ड दिया था, टूरिज्म का फरोग दिया था, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन बीच में ये जो डर्टी गेम्स होते हैं, किसी के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए मसला है। फिर मलाकन डिवीजन में सितंबर में फिर आ जाते हैं, फिर लाखों लोग निकलते हैं, फिर हमारे हालात ठीक हो जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो मैं और गम में इजाफा हुआ। गम में इजाफा कैसे हुआ? मीडिया तो खामोश है, क्योंकि इनको तो जब तक जनाजा नहीं निकलेगा, उनको तो दुख ये है कि इन्होंने जनाजे क्यों बचाए। और जो दानिश्वर बैठते हैं, जब कोई धमाका हो जाए तो टी वाले उसको ले रहते हैं, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप उनको दानिश्वर कह के बिठा रहते हैं। उनका तो सीजन चल रहा होता है जब धमाका होता है, तो सीजन वालों को क्यों बिठाते हो? असल लोगों के पास जाओ यार, उनकी बात करो। और ये बात की जाती है ना कि स्वात वाले मलाकन डिवीजन वाले ने बड़ा काम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस 2 जुमले, क्योंकि मैं वो खान साहब की स्पीच का टाइम देख रहा हूं, तो इसलिए 2-3 मिनट आगे कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ और सितंबर में फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। तो दुख किस चीज़ का हुआ कि जो तहरीक हमने उठाई, लोगों को शऊर दिया, और दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहले आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बगैर हथियार उठाए, आपने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की लहर जो आने वाली थी उसको शिकस्त दी होगी। इसके ऊपर अब केस स्टडी है ये कभी आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुख ये है कि जिस पे वो नाराज थे, ये वाले भी मुझसे उस पे नाराज है। वो भाई तो मैंने तो अमन बरकरार किया अपने लोगों के साथ खड़े होके, तो वो तो नाराज है, तो समझ आती है, तो आप भी क्यों नाराज हो यार? आपको समझ आती है इस चीज़ की? मुझे तो नहीं आती। तो अब एक तरीका और है इसको रोकने का कि जिस तरह वज़ीरिस्तान वाले इस वक्त सड़कों पे हैं, बनू वाले सड़कों पे हैं, तो हम हर पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप भी निकलो, इनके साथ खड़े हो जाओ। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुल्क हमारा है, घर हमारा है। अल्लाह ना करे अगर धमाके होंगे ना, या फिर बेघर होंगे, तो हम तो भुगत चुके हैं। हमारे साथ जो होना था, घर लगने थे लग चुके, तबाह होने थे तबाह हो चुके। हमने तो अर्सी बात अमन दे के हम तो नहीं करने देंगे किसी को अपना अमन तबाह। चाहे किसी की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी रिजीम चैन ऑपरेशन हो, जितनी भी डॉलरों की वादे हो, कुछ करो यार, गुलामी करनी है करो, अमेरिका के डॉलर की पूजा करनी है करो, उनके गुलाम बनना है बनो, लेकिन मेरी कीमत पे नहीं, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके साथ एक और आखिर चीज़, जो वज़ीरिस्तान बनू वाले खड़े हैं, मैं उनकी न सिर्फ हिमायत करता हूँ, बल्कि मैं 3 दिन से रोज़ाना की बुनियाद पर अपने कारकुनान को भी कहता हूँ कि पार्टी लाइन से हटकर नजरिए बात में, अपने अपनी लीडर पसंद बात में, अपने पसंद नापसंद बात में, अमन होगा तो मेरा और आपका एक है, अल्लाह ना करे जनाजा उठेगा तो मेरा और आपका एक है, घर उजड़ेगा तो मेरा और आपका एक है, बेघर होंगे तो मेरा और आपका एक है। हमने इकट्ठे रहना है। ये जो 5, 10, 15, 20 लोग जो बंद कमरों में हमारे फैसले करके बाहर दुनिया से करते हैं, इन्होंने कुछ नुकसान इनका नहीं होना, लिहाजा इकट्ठे सबने खड़े होना है। और दूसरा, बस मैं अपनी बातें इस पर ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ कि इस वक्त आप देखें कि वज़ीरिस्तान बाडोर से लेके बलूचिस्तान, गवादर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर वही सवाल आता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ? अमेरिका से कुछ कमिटमेंट्स, अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आना, अमेरिका को खुश करने के लिए इक़दामात करना, और जो इमरान खान ने अशरफ गनी के टाइम पे, जो कि एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, उनको इंगेज किया था। तो आपका फर्जंद जरदारी इस वक्त अफगानिस्तान का विजिट ही क्यों नहीं होता? क्या वजह है? पूरी दुनिया में मार्को पोलो बना हुआ है, अफगानिस्तान आप क्यों इंगेज नहीं करते? बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मिलते? जब आपकी अमन और तरक्की की मिसाल दी जाती तो, और स्वात मलाकन डिवीजन
सीएम साहब यहाँ पे बैठे हैं, जितना इन्होंने वहाँ पे काम किया है, तो मुझे याद है इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वज़ीर आला तो ये अभी भी है, लेकिन जब हमारी वफाक में हुकूमत थी तो ये इदारे भी बुला के मुझे कहते थे कि जो स्वात सक्सेस स्टोरी है इसके ऊपर आप हमें ब्रीफ करें और बताएं कि किस तरह हम ये मॉडल रिफ्लेक्ट कर सके बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में भी वो सिलसिला हमने शुरू किया। क्या वजह है कि आज बलूचिस्तान में दो जो मुख्तलिफ है, एक बलोच वाले हैं और दूसरे जो उस साइड वाले हैं, वो दोनों भी आपके खिलाफ इकट्ठे होकर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? आज पाकिस्तान की हिमायत करने वाली अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आपकी तरफ से बयानात क्यों आते हैं, इंगेजमेंट क्यों नहीं है? आज अपने लोग जो आपसे सवाल करते, आवाज़ उठाते, उनको आप इंगेज क्यों नहीं करते, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब आपको निशानदेही की जाती है तो आप टीवी पे आके ये क्यों कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है? जो बंदा, मतलब सिंपल है ना, जंग रोकना, अमन बरकरार रखना ज़रूरी है कि जब एक दफ़ा ख़राब हो जाए और मारना ज़रूरी है, तो नुकसान क्यों करते हो? तो फिर साथ में ये चीज़ है। तो हमारी ये सवाल है, ये हमारा मौक़िफ़ है और हम क्या करेंगे इसके साथ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिस तरह डील कर रहे हैं, अब टीवी पे तफसीरें भी शुरू हो गए किधर है खैबर पख्तूनख्वा, वो में ये ऐसी चस्के ले रहे हैं, मतलब जिन्होंने जो करना है ना, इन्होंने जो कमिटमेंट्स दिया उसी के ऊपर जा रहे हैं। तो असल चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है और इलाज इसका एक है। मलाकन डिवीज़न और स्वात में जिस तरह लाखों लोग निकले और उन्हें मिसाल दी कि भाई हम ये चीज़ें नहीं चाहते, हमारे सरों पे बात ना करो, फिर कहते कि ना उन्होंने स्वात वालों ने वेलकम किया था। स्वात वालों ने कभी किसी को वेलकम नहीं किया था, उस वक्त हम बच्चे थे, अब समझ आ गई है, अब समझ आ गई है, किसी ने वेलकम नहीं किया था। तो हमारे सरों पे ये गेम है, आप मत खेलो। पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, पख्तूनख्वा को आगे बढ़ने दो, हमारे कबायली अजला को बढ़ने दो, वज़ीरिस्तान को जीने दो, बाजोड़ को जीने दो, कुरम को जीने दो, औरंगज़ेब को जीने दो, हमारे मोमन और खैबर को जीने दो, मलाकन को जीने दो, पाकिस्तान को जीने दो और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान